अच्छा। जो आज की क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक एक नोट्स आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। सही है सारी चीज़ों को, और ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें सही से समझ आ सकें। ठीक है। आज बस बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज आप समझ लें कि आपको कॉस्टिंग असल में क्या होती है और क्यों की जाती है, वजह क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जिनके बारे में बातें हो रही होंगी। खैर, स्टार्ट करें। आप लोग ने अपनी नोटबुक्स वगैरह सबने निकाल ली है? बेटा, कॉस्टिंग का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आता है हर साल। 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्टिंग का आता है। अगर आप कॉस्टिंग नहीं पढ़ते, अगर आपका कॉस्टिंग का ही सवाल नहीं हुआ, तो आप पेपर आपका रुक गया है। सिंपल सी बात है ना, 30 मार्क्स आपके वहीं रुक गए, तो पेपर आपका रुक गया। समझ रहे हो? कॉस्टिंग तो बहुत जरूरी। हम्म। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग मेथड्स के। याद रखिएगा, जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स इस्तेमाल होते हैं हमारे कॉस्टिंग के अंदर। तो ये कौन से कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, तो उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, देखिएगा कि जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं ना, ये कॉस्टिंग का मतलब क्या है? किसी भी यूनिट की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने को कॉस्टिंग कहा जाता है। हम किसी भी यूनिट की इसकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम इस यूनिट की सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट जब मैं बनेगी तो मैं कितने की कस्टमर को बेचूंगा, तो मुझे पहले से ही उसको उसकी प्राइस वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, क्या मैं जब बना रहा हूँ तो क्या ये प्रोडक्ट मुझे इतनी महंगी पड़ी है कि मार्केट में इससे सस्ती ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्यों बनाऊंगा? तो मुझे पहले सारी कॉस्टिंग करनी पड़ती है। फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई मुझे बनाना है, और उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ, बाय और मेक। तो वो अलग स्टोरी होती है, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, बट स्टिल कहानी कुछ इसी तरीके से हो रही है कि भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब मुझे प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जब भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मेरे सामने दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, यानी कि दो कॉस्टिंग मेथड्स आ जाएंगे। अब मुझे देखना पड़ेगा भाई मैं इस मेथड के ऊपर जाने वाला हूं या इस मेथड के ऊपर जाने वाला हूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कॉस्टिंग मेथड्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं। कॉस्टिंग, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, मेथड्स। ये जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक मेथड को कहते हैं, इसको जरा सा मैं चेंज कर लूं, एब्जॉर्प्शन मेथड, और एक मेथड को कहते हैं मार्जिनल मेथड। यानी कि मेरे सामने दो टाइप के मेथड्स आने वाले हैं, एक एब्जॉर्प्शन मेथड और एक मार्जिनल मेथड। सर आप हाई लो के पास पेपर्स क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं? बेटा, तुम्हारी बुक के अंदर ही सारी चीजें मौजूद हैं। तुम्हारे बुक के अंदर जो हाई लो मेथड है वो क्वेश्चंस के साथ लग के आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते उसके। इतना छोटा क्वेश्चन एमसीक्यूज में जरूर आते हैं, तो एमसीक्यू वाला पार्ट में देखना, आपकी बुक्स में ही मौजूद है हर एक एक चीज। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो दो टाइप के मेथड्स होते हैं, दो टाइप के मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं हमारी बुक्स के अंदर। पहला, जिसका नाम हम लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन मेथड, और दूसरा हमने देखा मार्जिनल मेथड। अब हम सारी बातें भूल जाते हैं और हम
समझ लीजिए कि ये दो लोग हैं, एक का नाम एब्जॉर्प्शन है, एक का नाम मार्जिनल है। मैं चाहता था ये ऐसी एक पेंसिल को प्रोड्यूस करना। मैं क्या चाहता था कि भाई मैं ऐसी एक पेंसिल बना लूँ। ये पेंसिल बनाने के लिए मैंने भई सोचा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, जो पेंसिल है ये बनेगी तो बनने के बाद ये मुझे कितने रुपए की पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मालूम करना जब मैं चाहता था, तो मैंने क्या किया, मैं गया सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के पास। एब्जॉर्प्शन से बोला, एब्जॉर्प्शन भाई मुझे एक बात बताइए, मैं इस पेंसिल को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो इसकी कॉस्ट को मैं कैलकुलेट किस तरीके से करूँ? तो एब्जॉर्प्शन भाई ने बोला कि कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको इनमें प्लस कर लेना, इसकी कॉस्ट में प्लस कर लेना और तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। मैंने बोला चलिए जी, बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भई सबसे पहले तो डायरेक्ट मटीरियल, मैंने बोला सही है। बोले डायरेक्ट मटीरियल, जितना भी इसके ऊपर मटीरियल लगे, प्लास्टिक लगे, वो इसके ऊपर ऐड कर लेना। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर बोले तो डायरेक्ट लेबर मतलब जो इसके ऊपर डायरेक्टली लेबर आपकी लग रही होगी, यानी कि एक लेबर जो है वो क्या करती है, इस पेंसिल को बनाने के मुझसे लेती है $5, तो वो $5 इधर तुम ऐड कर देना ले जाके। मैंने बोला सही है। उसने बोला एक और चीज ऐड करना। मैंने बोला क्या चीज? उसने बोला वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैंने बोला अच्छा, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होता है? उसने बोला ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो तुम हर एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सको। जैसे अगर तुम कोई स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन कर लो, जैसे कि तुम कोई लाइसेंस ले लो, तो तुम्हें पता होगा कि भाई हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना उस लाइसेंस का खर्चा आ रहा है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस को कहा जाता है। तो प्रोडक्शन करते हुए जितने भी तुम्हारे एक्सपेंसेस आए जो कि वेरिएबल हो, जो कि वेरिएबल हो, यानी कि एक यूनिट बनाओगे तो इतना खर्चा आएगा, 2 यूनिट बनाओगे तो इतना खर्चा आएगा, 3 यूनिट बनाओगे तो इतना आएगा, 4 बनाओगे तो इतना खर्चा आएगा, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। मैंने बोला अच्छा चलें, सही है, ये भी ऐड कर लेंगे। और फिर उसके बाद उसने बोला कि एक और चीज़ जो कि आप यहाँ पे ऐड करोगे, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैंने बोला ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं? उसने बोला यार देखो, रेंट वेंट का खर्चा आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता होगा, सुपरवाइजर की सैलरी का खर्चा आता होगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा आता होगा। ये तमाम जो तुम्हारे पास खर्चे आ रहे होते होंगे, उसको भी तुम इसके अंदर ऐड कर लेना और तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट। तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लग जाएगी। या तुम टोटलिटी में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इन वैल्यूज को टोटल में ले लेना। मैंने बोला चले, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल लूंगा, डायरेक्ट लेबर लूंगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लूंगा और फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लूंगा। मैंने बोला चलो भाई ये 4 कॉस्ट लूंगा और ये 4 कॉस्ट लेने के बाद क्या होगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ये जो है ये एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। डन। तो ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी जिसके अंदर मैंने 4 चीजें रिकॉर्ड की। मैंने बोला यार चलो सही है। मैंने बोला यार चलो एक काम करते हैं, जब निकले हुए हैं, एब्जॉर्प्शन से मुलाकात हो गई है, एक काम करते हैं जरा मार्जिनल से भी मिल के आते हैं। हाँ, तो मैं मार्जिनल के पास गया। मैंने बोला यार मार्जिनल भाई मुझे एक जरा बात बताइए, मैं ये एक पेंसिल है ये बनाना चाह रहा हूँ, इसमें ये कॉस्ट, ये लेबर, ये वेरिएबल ओवरहेड्स, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं, मैं इसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करूँ, जरा मुझे आप बता दीजिए। उसने बोला भाई बड़ा आसान है, आप क्या करें, आप सबसे पहले लीजिए डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर लीजिए डायरेक्ट लेबर, इसकी कॉस्ट ऐड कर लीजिए। और फिर लीजिए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसको ऐड कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपको आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लग जाएगी। मैंने बोला वेट एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने बोला यार अभी मैं किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैंने ये सोचा कि यार एब्जॉर्प्शन भाई ने बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल लेना, डायरेक्ट लेबर लेना, वेरिएबल ओवरहेड्स लेना। मार्शल भाई भी बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल लेना, डायरेक्ट लेबर लेना, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेना। लेकिन एब्जॉर्प्शन भाई ने तो मुझे बोला था कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेना, जो रेंट वेंट का खर्चा आएगा, ये वो खर्चा भी तो तुम्हारा अपना ही खर्चा है, वो खर्चा भी तो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो भी लो। तो मैंने मार्जिनल से सवाल किया, अब ये अपने दिमाग में मैंने सोचा और मार्जिनल सवाल किया कि मार्जिनल भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज समझ नहीं आई।
मैं अभी थोड़ी देर पहले ना एब्जॉर्प्शन के पास गया हुआ था और एब्जॉर्प्शन ने मुझे ये बोला कि भाई आपने 4 टाइप की कॉस्ट को ऐड करना है एक साथ। कौन-कौन सी? 3 तो जो आपने बता दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन उन्होंने एक और कॉस्ट भी बोली थी जिसको आपने इधर ऐड करना होगा यूनिट की कॉस्ट के अंदर। उसने बोला कौन-सी कॉस्ट बोल दी उसने? तो मैंने उसको बताया कि भाई एब्जॉर्प्शन भाई ने मुझे बताया था कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज़ हो गई, सुपरवाइज़र की तनख्वाह हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। तो इस टाइप के जो आपके तमाम खर्चे होते हैं तो उसको भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो मार्शल भाई ने बोला यार नहीं, ये बात गलत कर रहा है। मैंने बोला ऐसा क्यों? रेंट आता है तो रेंट का खर्चा इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना। बिजली का बिल आता है इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना। हाँ, सुपरवाइजर की सैलरी आती है इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए ना। तो वो क्यों नहीं अप्लाई करूं मैं? वो भी तो खर्चा आ रहा है, वो भी तो खर्चा आ रहा है, उसको मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड करूं? तो मार्शल भाई ने बड़े काम की बात बोली मुझे। मार्शल भाई ने क्या बोला? मैंने इससे सवाल क्या किया था, आप दिमाग में रखिएगा इस बात को, ये पूरी कहानी आपको एक साथ लेके चलेगी और आपको एंड तक पहुंचाएगी। मैंने क्या पूछा था? मैंने इससे सवाल ये किया था कि मार्शल भाई, व्हाई नॉट फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं रिकॉर्ड करूं मैं यहाँ पे? तो मार्शल भाई मुझे क्या कहते हैं, अब जरा सुनिएगा। मार्शल भाई मुझे कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज द पीरियड कॉस्ट rather than प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने बोला भाई इतनी कॉस्टिंग नहीं आती, इतनी बातें नहीं समझ आती जो आपने मुझे यहाँ पे अंग्रेजी में 2 लाइनें बता दी। इसका मतलब आप मुझे थोड़ा सा आसान लफ्जों में बता दें, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल नया हूँ इस चीज के अंदर। उसने बोला चलो छोड़ो सारी बातें भूल लो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री का रेंट आता है या नहीं आता? मैंने बोला आता है। वो मुझसे पूछते हैं क्या तुम्हारा फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट है? मैंने बोला हाँ फिक्स कॉस्ट है। वो ये बोलते हैं, अब उनकी बात सुनना जरा मार्शल भाई की कि वो बात क्या कर रहे हैं। मार्शल भाई बोलते हैं कि भाई रेंट तुम्हारा एक पीरियड कॉस्ट है। मैंने बोला मुझे नहीं समझ आ रही बात, थोड़ा सा और क्लियर करें। उन्होंने बोला चलो ऐसे सोचो, जब तुम जीरो प्रोडक्शन करते हो, जब तुम ये पेंसिल नहीं बनाते हो, क्या तब भी रेंट पे करते हो? मैंने बोला हाँ पे तो करता हूँ। उन्होंने बोला जब तुम ये पेंसिल नहीं बनाते हो तो क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो? मैंने बोला हाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आता है, वो तो मैं पे करता हूँ। तो मार्शल भाई ने ये बोला कि देखो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कॉस्ट अराइज हो रही है, ये कॉस्ट आ रही है। तुम भले एक यूनिट भी ना बना रहे हो तब भी तुमने ये रेंट पे करना है, और अगर तुम 1 लाख यूनिट बना रहे हो तब भी तुम्हें ये रेंट पे करना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा इसका मतलब? तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंट की कॉस्ट है, जो रेंट जो कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है, और ऐसी बहुत सारी तमाम फिक्स कॉस्ट वो आती ही क्यों है? वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि वो एक पीरियड की कॉस्ट होती है रादर देन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। सोचो तुम ये पेंसिल नहीं बनाते तो भी रेंट देते? हाँ देता। तो क्या उस रेंट का इस प्रोडक्शन से ताल्लुक नजर आ रहा है तुम्हें? मैंने बोला यार नहीं, बात तो आपकी सही है। बोलते हैं अगर तुम ये प्रोडक्शन नहीं करते तो क्या सुपरवाइजर को तनख्वाह देते? मैंने बोला हाँ, सुपरवाइजर की तनख्वाह तो जारी होती है, प्रोडक्शन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे तो उसको तो पैसा देना ही पड़ता, क्योंकि उसको तो मैंने तनख्वाह पे रखा हुआ है अपने पास। उसने बोला प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तब भी सुपरवाइजर पैसे दे रहा है। क्या जब तुम प्रोडक्शन नहीं करते तो क्या तुम्हारे एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होते? जो फैक्ट्री के अंदर तुम्हारी मशीनरियां लगी हुई है क्या वो डेप्रिशिएट नहीं होती? मैंने बोला होती, वो भी होती। तो उन्होंने फिर बोला कि देखो तुम प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हो लेकिन तब भी तुम्हारी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी आ रहा है, तुम्हारे रेंट का एक्सपेंस भी आ रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी आ रहा है, तुम्हारे सुपरवाइजर की तनख्वाह का एक्सपेंस भी आ रहा है। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस है ये वक्त की कॉस्ट है। जैसे जैसे तुम्हारा वक्त गुजरता जाएगा ये खर्चा तुम्हारे लिए आता जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये खर्चा आता जाएगा। ये पीरियड कॉस्ट है रादर देन प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने बोला अच्छा। मैंने उनकी बात समझी, मुझे ये बात समझ आई। मैं दिमाग खोल के बातें सुनता हूँ ना, मैं दिमाग बंद करके बातें नहीं सुनता। तो मैं दिमाग खोल के बात सुन रहा हूँ। मैंने बोला हाँ यार ये बात तो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले हाँ खर्चा है, बाद में रिकॉर्ड कर लेना, बाद में आगे जाके कहीं और रिकॉर्ड कर लेना, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। मैंने बोला अच्छा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार दोनों लोगों के बीच में सिमिलैरिटी तो है, लेकिन सिर्फ एक बात के ऊपर फड्डा चल रहा है। वो किस बात के ऊपर फड्डा चल रहा है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, यानी कि फिक्स कॉस्ट एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट, सैलरीज, वेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वापस चला गया एब्जॉर्प्शन के पास।
मैंने बोला एब्जॉर्प्शन भाई। मुझे एक बात बताइए, ये आपने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ली कि इसके ऊपर मटेरियल लग रहा है 10 रुपए का, मैंने बोला डन, मैंने बात मान ली। आप बोल रहे हैं कि इसके ऊपर लेबर बनाने का ले रही है $5, मैंने बोल दिया सही है। आपने बोला इसके ऊपर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं कि करूंगा तो ये खर्चा आएगा, ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये खर्चा आएगा, तो उस खर्चे को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। लेकिन आपने जो यहाँ पे तीसरी या सॉरी यहाँ पे जो आपने चौथी कॉस्ट मुझे बताई है जो कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये क्यों बताई? तो उन्होंने मेरी तरफ पहले तो घूर के देखा, उन्होंने बोला कि मार्जिनल से मिलके आ रहे हो मुझे ऐसा लगता है। मैंने बोला हाँ, मैं चक्कर लगाने चला गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं की जाती। आप मुझे समझा दीजिए कि क्यों? उसने बोला की जाती है। मैंने बोला अच्छा चले, उसने तो मुझे समझा दिया, मार्जिनल ने मुझे बता दिया कि क्यों नहीं की जाती। आप मुझे बताइए कि क्यों की जाती है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो बात ही बैठ गई है कि भाई इसका रेंट का ताल्लुक इससे डायरेक्टली नहीं है। हाँ, सैलरी का ताल्लुक इससे डायरेक्टली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक इससे डायरेक्टली नहीं है, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक इससे डायरेक्टली नहीं है, तो फिर क्या बात है? उन्होंने मुझसे बड़ा एक अच्छा सवाल किया। उन्होंने बोला सारी बातें भूल जाओ। मैंने बोला चलें भूल गया। मैं दोबारा दिमाग खोल के बात सुन रहा हूँ उनकी। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा रेंट है वो आ ही क्यों रहा है? अब मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा कि इन्होंने पूछ क्या लिया मुझसे। उन्होंने पूछा क्या मुझसे कि मुझे ये बताओ जो तुम्हारा रेंट है ये आ ही क्यों रहा है? मैंने बोला इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि मैंने फैक्ट्री खोली हुई है। बोले फैक्ट्री किस लिए खोली थी? प्रोडक्शन के लिए। मैंने, सही, प्रोडक्शन के लिए खोली थी। उन्होंने बोला एक बात बताओ, अगर तुम फैक्ट्री नहीं खोलते तो क्या ये रेंट का खर्चा आता? मैंने बोला नहीं आता। उन्होंने बोला कि फैक्ट्री खोली ही तुमने इस पर्पस के लिए थी, इसी काम के लिए कि तुम यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे, ना तुम कभी ये फैक्ट्री खोलने का सोचते, ना ये कॉस्ट तुम्हारे ऊपर आती रेंट की। मैंने बोला जरा फिर से बताइए आपने क्या कहा, थोड़ी बात मुझे समझ आई। उन्होंने बोला ना तुम कभी जिंदगी में फैक्ट्री को खोलने का सोचते, ना ही कभी तुम्हें इस फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता, तो ये कॉस्ट तुम्हारे लिए निल होती, ये कॉस्ट तुम्हारे लिए कभी इनकर ही नहीं होती। हाँ, तुमने प्रोडक्शन करने का सोचा, तुमने यूनिट बनाने का सोचा, तुमने इस पेंसिल को बनाने का सोचा, तो ही तुमने फैक्ट्री रेंट पे ली और अब तुम उसका रेंट पे कर रहे हो। अब तुम उसका क्या कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो। तो ये जो खर्चा है ये आया ही क्यों? क्योंकि तुमने इसको बनाने का सोचा। अगर तुम इसको बनाने का नहीं सोचते, अगर तुम इसको बनाना नहीं चाहते, तो ये खर्चा तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं आता। ये खर्चा तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं आता। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई मेरी बात को सुनो, फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, लिखिएगा साथ साथ, fixed cost is incurred due to production, because of production। मैंने बोला अच्छा, इनकी बात भी मुझे सही लग रही है। इनकी बात क्या है? इनकी बात का मतलब क्या है? इनकी बात का मतलब यह है कि भाई ये जो खर्चा आ रहा है ना, सुपरवाइजर सुपरवाइजर क्यों रखा? सुपरवाइजर ऐसा ऐसा रखा ना क्योंकि तुम्हें ये पेंसिल बनानी थी, ना इस पेंसिल को बनाने का सोचते, ना ये खर्चा आता। तुम ये जो रेंट दे रहे हो क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने ये प्रेमिसेस ली थी प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अच्छा, तुम्हारा ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्यों आ रहा है? वजह ही ये है कि तुमने ये फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज डाली थी वो किस लिए डाली थी? ऐसी डाली थी कि वो पड़ी रहेंगी और वो आपस में रात में खड़ी होकर डांस करेंगी? नहीं, जाहिर सी बात है, तुमने किस लिए डाली थी वो? ताकि उससे तुम उन मशीनरी से इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सको। अब तुम नहीं कर रहे तो ये तुम्हारी मर्जी है, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ये कोई और रीजन है, बट ये जो खर्चे हैं तुम्हारे प्रोडक्शन के ही खर्चे हैं। मैंने बोला यार बात दोनों साइड से सही हो रही है। वो बोल रहा है कि ये पीरियड कॉस्ट है रादर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बोल रहा है नहीं ये पीरियड कॉस्ट नहीं है बल्कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो क्या बोल रहा है? ये अराइज ही क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। ना तुम कभी सोचते बनाने का प्रोडक्ट, ना कभी तुम पेंसिल बनाने का सोचते, ना ही तुम्हारा ये खर्चा आता। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं परेशान हो गया कि यार अब चलो चलो, मैं बोलता हूं अगर ए सही है तो बी गलत है, बी सही है तो ए गलत है। अब मैं इस पेंसिल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करूं? ए की मानूं या बी की मानूं? मैं बड़ा प्रॉब्लम में आ गया, मैं परेशान हो गया। सही। अच्छा, मैं घर चला गया, घर में परेशान बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही घर में जिक्र किया। मैंने बोला कि भाई ये मसला है, मैं प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप से कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो दो डिफरेंट आंसर आएंगे, तो मुझे नहीं पता कि मेरी जो प्रोडक्शन हो रही है वो किस कॉस्ट के ऊपर तैयार होकर बनेगी। तो अम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इन चीजों की इतनी ज्यादा समझ नहीं है,
तुम सिर्फ इतना सोच लो या इतना समझ लो कि जो एब्जॉर्प्शन है और जो मार्जिनल है, ये टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे। ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे, और दोनों के ऊपर ही कॉस्टिंग की जाती है, दोनों के ऊपर ही कैलकुलेशंस की जाती हैं और दोनों को ही काम में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुझे मजीद एक और बात भी घर में बैठ के बताई गई कि ये जो दो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल मेथड्स हैं, ये बेसिकली है क्या? ये इन्वेंट्री को वैल्यू करने की टेक्निक्स हैं। ये दोनों है क्या? ये दोनों इन्वेंट्री को वैल्यू करने की, कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो कितने रुपए की है, वो कितने डॉलर की है, उसको वैल्यू करने की, उसको कैलकुलेट करने की दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम एब्जॉर्प्शन है और एक स्कूल ऑफ थॉट का नाम मार्जिनल। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, मार्जिनल भी सही है और एब्जॉर्प्शन भी सही है। मैं गया मार्जिनल के पास, मैं गया मार्जिनल के पास। मैंने बोला यार देखे, मैं दोनों की बातों से सहमत हूं, मैं अभी एब्जॉर्प्शन से भी मिला हूं कल। मुझे एक बात तो बताइए कि आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं, ये मैं कैसे मान लूं कि आप सही बोल रहे हैं? उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात करी मुझसे। उन्होंने मुझसे पता है क्या बात बोली? ये मार्जिनल के पास मैं बैठा हूं, मार्जिनल मुझे बोल रहा है कि यार एक बात बताओ, तुम्हारा रेंट आया 1 लाख रुपए, सही है? या चलो तुम रेंट को भी छोड़ दो, तुम्हारा बिजली का बिल आया एक एक 1 लाख रुपए आया, चलो ऐसी एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए बिजली का बिल आया। उसने बोला कि तुम इस पेंसिल को बनाने की बात कर रहे हो ना, इस पेंसिल को बनाने की बात कर रहे हो ना, ये बता दो कि इस पेंसिल के ऊपर कितने रुपए की बिजली लगी होगी। क्या पूछा उसने मुझसे? मुझे ये बता दो कि इस पेंसिल के ऊपर 1 रुपए की कितनी बिजली लगी होगी। मैंने बोला कि बड़ा सिंपल है, ये कौन सा आपने मुझसे सवाल किया, आप तो इसका मतलब आगे जाके गलत हो जाओगे। मैंने उसको बोला कि भाई लेट सपोज मेरा ये 1 लाख रुपए का अगर बिजली का बिल आया, तो ये 1 लाख रुपए जो बिजली का बिल आया, मैंने यूनिट्स भी बनाए 1 लाख रुपए, तो हर एक यूनिट के ऊपर कितना रुपए बिजली का खर्चा आ रहा है? एक 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 रुपए आ रहा है। उसने बोला देखो, कुछ प्रोडक्शन तुम करते हो डे टाइम के अंदर और कुछ प्रोडक्शन करते हो नाइट ड्यूटीज के अंदर, यानी कि तुम्हारी फैक्ट्री जो होती है वो तो 24 घंटे चलेगी ना, फैक्ट्री तो 24 घंटे चलेगी। तो जब दिन में तुम इस्तेमाल करते हो तो बिजली कम इस्तेमाल होती है, और जब रात में करते हो तो तुम्हारी बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है, या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जिस वक्त ज्यादा यूनिट लगते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जिसमें आपके यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो कम लग रही होती है। मैंने बोला अच्छा हाँ, ये बात भी आपकी सही है। तो उसने बोला क्या तुम 100% बता सकते हो कि हर एक एक यूनिट पे एक एक डॉलर ही लगा होगा? हो सकता है कोई तुमने सुबह को बनाया हो, कोई यूनिट तुमने शाम को बनाया हो इनमें से, और कोई यूनिट तुमने रात को बनाया हो, तो क्या हर एक यूनिट पे 100% कैलकुलेशन कर सकते हो? मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला यार देखो, मैं डिवाइड करके तो पर यूनिट निकाल सकता था, लेकिन हर एक यूनिट पे 100% गारंटी के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, मैं परेशान हो गया। मैंने बोला अच्छा चलें, इसका मतलब आप सही कह रहे थे, आई एम सॉरी, और मैं ये कह के आगे बढ़ गया और एब्जॉर्प्शन के पास गया। मैंने बोला सही है। मैंने बोला मुझे एक बात बताओ एब्जॉर्प्शन भाई, अब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जाके मैंने उससे कोई ज्यादा बात नहीं करी। मैंने बोला भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हाउ टू आइडेंटिफाई fixed cost on each product। मैंने क्या पूछा कि जो फिक्स कॉस्ट आएगी, ये जो फिक्स कॉस्ट आएगी, ये जो रेंट की कॉस्ट आएगी, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी, सुपरवाइजर की तनख्वाह की कॉस्ट आएगी, और भी बहुत सारे खर्चे आएंगे, इनको हर एक प्रोडक्ट पे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? हर एक प्रोडक्ट पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपको पता है ना, जो रेंट होता है वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या पड़ा था? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल नहीं होती। यानी कि मैं ये नहीं बता सकता कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने रुपए का रेंट का खर्चा आया होगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया होगा, हर एक प्रोडक्ट पे कितना डेप्रिसिएशन का खर्चा आया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, मैं टोटलिटी में जरूर बता सकता हूं कि 1 लाख रुपए रेंट आया, 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी आया, 1 लाख रुपए सुपरवाइजर की तनख्वाह गई, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, बट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं चला गया सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पास। मैंने बोला एब्जॉर्प्शन भाई आपसे सवाल करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स कॉस्ट ऑन ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? उन्होंने बोला अच्छा, मैं दोबारा समझ गया तुम कहां से होके आ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है
रेंट कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी लगी, डेप्रिसिएशन कितनी लगी। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये अब कोई नई बात करेगा। तो उसने वाकई में बहुत नई बात मुझसे करी। उसने बोला मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊंगा। क्या बोला कि मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊंगा, वो 4 स्टेप फॉलो करना और तुम कैलकुलेशन कर जाओगे कि हर एक यूनिट पे इन तमाम चीजों का खर्चा कितना आ रहा है। मैंने बोला अच्छा बताइए। तो उन्होंने एक बात करना मुझसे शुरू करी और बात किस तरीके से करना शुरू करी अब जरा देखिएगा। उन्होंने बोला सबसे पहले नंबर 1 एलोकेशन, नंबर 2 अपोर्शनमेंट, मैं सही करके लिख दूं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अपोर्शनमेंट, नंबर 3 रीअपोर्शनमेंट, और नंबर 4 एब्सॉर्प्शन। मैंने बोला भाई फिर से कुछ नया आ गया भाई, अब तो वैसी जिंदगी में हर रोज कोई नई चीज आके सर पे बैठ जाती है हमारे, ये अभी ये 4 कुछ और नए नए स्टेप्स आ गए। क्या करें, मजबूरी है। अब इन 4 स्टेप्स को हमें और आपको मिलके क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने एब्जॉर्प्शन भाई से बोला कि एब्जॉर्प्शन भाई अब जरा आप चले, आप हमें सिखाएं, आप हमें अब बताएं। अब बस पता नहीं अब जिंदगी ऐसी है, क्या करें, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नई चीज आती है और हमें वो सीखनी पड़ती है। मैं बहुत तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से, बस जल्दी से मैं बड़ा हूं और मैं यूनिवर्सिटी जाऊं और मैं बस निकलूं यहाँ से, ये मेरे, मैं परेशान हो गया हूं, हर रोज कुछ नया आ जाता है, वो सीखना पड़ता है। बोले चलो आओ बैठो, आराम से बैठो, मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाता हूँ कि एलोकेशन क्या होती है, अपोर्शनमेंट क्या होती है, रीअपोर्शनमेंट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है। लेकिन ये 4 स्टेप फॉलो क्यों करने जा रहा हूं, इस बात के ऊपर जरा ध्यान देना। ये 4 स्टेप्स में इस वजह से फॉलो करने जा रहा हूं क्योंकि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा है कि फिक्स कॉस्ट को हर एक यूनिट पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो आ रही है, रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वेजेस बोल रहा हूँ सॉरी, सुपरवाइजर की तनख्वाह की, डेप्रिसिएशन की, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ऑन ईच प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप करने क्यों जा रहे हो, क्योंकि मार्जिनल ने बोला था कि तुम हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और मैं बोल रहा हूं कि तुम हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने बोला अच्छा चलें, सही है, इतनी बात मुझे दिमाग के अंदर बैठती है। अब मैं बात करता हूं। उसने बोला कि सबसे पहले लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। तो मैं भी वहां पे कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ गया, जैसे आप लोग कॉपी पेंसिल निकाल के बैठे हुए हैं, और फिर मैंने भी ऐसी पेंसिल हाथ में उठाई जैसे आप लोगों ने भी हाथ में उठाई हुई है, और उसने फिर लिखना शुरू किया और उसने बोला कि सबसे पहले लिखो नंबर 1। मैंने बोला सही है। बोलता है नंबर 1 एलोकेशन। चलो भाई, मैं और आप सब लोग बैठ के उसकी बात सुन रहे थे और हम सब ने एक साथ लिखना शुरू किया नंबर 1 एलोकेशन। स्पेसिफिक कॉस्ट should be charged to specific cost centers। मैंने बोला मतलब क्या है इस बात का, आप ये भी बता दीजिए सर। उसने बोला कि यार सबसे पहले समझ लो कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर कहा जाता है डिपार्टमेंट्स को। डिपार्टमेंट मतलब जहां से कॉस्ट अराइज होती है। मैंने बोला यार बड़ी मुश्किल से बात है। उन्होंने बोला यार देखो, तुम अगर ये पेंसिल बनाने जाओगे तो इस पेंसिल को बनाने के लिए तुम्हें कुछ टाइप के ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन हुआ करेगी, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो सर्विस डिपार्टमेंट होंगे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर, सही। यानी कि कुछ डिपार्टमेंट होंगे जहां पे इसको बनाया करोगे और कुछ डिपार्टमेंट होंगे जहां पे सर्विसेज हो रही हुआ करेंगी। मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला जो तुम्हारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं। बट कॉस्ट सेंटर को अगर आप आसान लफ्जों में बोलना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। मैंने बोला अच्छा ये 2 टाइप के डिपार्टमेंट हो गए, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। बोलता है स्पेसिफिक कॉस्ट, जो तुम्हें पता हो कि ये स्पेसिफिक कॉस्ट है जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, पहले तो पहले वहां पे फेंक देना।
मैं तुम्हें सिर्फ अभी डेफिनेशंस के साथ साथ छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करूंगा। वजह क्या है, जब मैं आगे जाके एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा ये एलोकेशन का मतलब एक्चुअल में क्या था, बट डेफिनेशंस मेरे साथ साथ तुम लिखते रहोगे। सही है? तो एलोकेशन मतलब स्पेसिफिक कॉस्ट शुड बी चार्ज टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, यानी कि उसने बता दिया कि इनडायरेक्ट मटेरियल की इतनी कॉस्ट है, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल की इतनी, इनडायरेक्ट सॉरी हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल की इतनी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर की इतनी कॉस्ट है। वो डायरेक्टली हम लोग को पता होगी ये कॉस्ट कहाँ कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, सीधा सीधा हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो एलोकेशन तो सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद बोलता है दूसरा नंबर 2 लिखो। मैंने बोला अच्छा जी बताइए। नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 बोलता है कि आप लिखो जो अपॉर्शनमेंट है, वो क्या होती है। तो कॉमन कॉस्ट, ये दो नाम आपने जिंदगी भर याद रखने हैं, आज आपको याद करा के ही घर भेजूंगा। स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कॉमन कॉस्ट, ठीक है, गारंटी है। अच्छा भाई, सॉरी, कॉमन कॉस्ट शुड बी स्प्रेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स ऑन फेयर बेसिस। मैंने बोला इसका मतलब क्या है, बोले यार कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट मतलब जो सारे डिपार्टमेंट की आती होगी। मैंने बोला जैसे कि बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, हीट एंड लाइट, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो सकता है, सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि ये वो खर्चे होंगे, रेंट हो सकता है, ये वो खर्चे होंगे जो सारे डिपार्टमेंट्स में कॉमन होंगे। ये तो आते ही आते होंगे, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन है, ये पता है कि भाई ये इधर आने ही आने हैं। तो ये कॉमन जो आपकी कॉस्ट हुआ करेगी, जो आपके कॉमन खर्चे हुआ करेंगे, शुड बी स्प्रेड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑन फेयर बेसिस। ये बांट दिया जाएगा फेयरली। मैंने बोला अब ये फेयर बेसिस, फेयर बेसिस में कहां से इस्तेमाल करूंगा, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और फिर चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले याद रखिएगा जो फेयर बेसिस के ऊपर बात करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें पहले लिखूंगा और उसके बाद फिर हम लोग फेयर बेसिस के बारे में बातें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मेरे साथ एक जरा छोटा सा बना लीजिए, फेयर बेसिस, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। लेट सपोज हमारे पास खर्चा आता है, हम खर्चे को नाम दे देते हैं, लेट सपोज हम बोलते हैं रेंट एंड रेट आ गया, या फिर हमारे पास खर्चा आ गया हीटिंग एंड लाइटिंग, जिसे हम कह सकते हैं हीट एंड लाइट। इसी तरीके से और भी कोई खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, रिपेयर्स, और क्या बोल सकते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ऑफ बिल्डिंग। ये इस टाइप के जितने भी खर्चे आएंगे, जैसे कि वो अब मुझे क्या बता रहा है कि भाई रेंट एंड रेट आ गया, हीट एंड लाइट आ गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई बिल्डिंग की। तो इन सबको जब तुम बांटोगे, जब इन खर्चों को तुम अपोर्शन करोगे, जब इन खर्चों को तुम स्प्रेड करोगे, जब इन खर्चों को बिटवीन द डिपार्टमेंट स्प्रेड करोगे, देखो रेंट एंड रेट एक कॉमन कॉस्ट, हीट एंड लाइट एक कॉमन कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक कॉमन कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एक कॉमन कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा यूजिंग फेयर बेसिस। अब इधर फेयर बेस क्या रखना पड़ेगा, हमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया, यानी कि हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि हम बोलेंगे कि फ्लोर एरिया के हिसाब से इस कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाए। जिसके पास ज्यादा फ्लोर एरिया था वो ज्यादा रेंट
एंड रेट्स पे करेगा। जिसके पास कम फ्लोर एरिया था वो कम पे करेगा। और आसान कर देता हूं, जिस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा फ्लोर एरिया था वो ज्यादा डेप्रिसिएशन पे करेगा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग वो ज्यादा पे करेगा। लेकिन इसी तरीके से जिस डिपार्टमेंट के पास जगह कम थी, जो कम जगह पे काम कर रहा था, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो कम पे करेगा, यानी कि वो रेंट का खर्चा कम पे करेगा, हीट एंड लाइट का खर्चा कम पे करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कम पे करेगा, बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन होगी उसको कम पे करेगा। क्योंकि बोलता है भाई मैं इतना सा हिस्सा लेके बैठा हूं तो मैं इतने ही हिस्से का पे करने के लिए जिम्मेदार हूं। तो हम क्या करेंगे, सही फेयर बेस इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, उसको बांटना शुरू कर देंगे। इस टाइप की कॉस्ट को क्या करेंगे, बांटना शुरू कर देंगे। लेकिन बेस क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे जमीन, फ्लोर एरिया को हम बेस बनाएंगे। हम बोलेंगे भाई इसके हिसाब से बांटो, जिसने ज्यादा जमीन ली हुई है वो ज्यादा खर्चा पे करेगा डिपार्टमेंट, और जिसने कम जमीन ली हुई है वो डिपार्टमेंट कम खर्चा पे करेगा। सही, फेयर बेस है तो सही बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात समझ आती है यहां तक हमें। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया पहला। आगे बात करते हैं और क्या हो सकता है। और भी कुछ टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं होते, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट और इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये तीनों चीजें ही आती हैं इक्विपमेंट के अंदर, बिल्डिंग हटा के मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा भाई, इसके ऊपर क्या फेयर बेस इस्तेमाल की जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। सर ये फेयर बेसिस क्या सवाल के अंदर दी हुई होंगी, हाँ बिल्कुल दी हुई होंगी, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंस पे कौन सी फेयर बेस लगानी है। सही है, आपको खुद से पता होना चाहिए, आपको खुद से पता होना चाहिए। रेंट एंड रेट्स या रेट्स, मतलब ये लोग यार खर्चे उसी को कहते हैं कि इनका जो रेंट होता है तो रेंट के साथ ही इनके कुछ यूटिलिटीज होते हैं जो इसके साथ ही पे कर दिए जाते हैं, तो उसको रेंट एंड रेट्स पूरे तरीके से वो कहते हैं। बट वो आप अगर देसी जबान में देखें तो वो सिर्फ रेंट ही होता है, यानी कि वो रेंट पे कर रहे हैं। सही है, ये हो गई बात। और कौन से ओवरहेड्स हो सकते हैं, और कौन से टाइप हो सकती हैं ओवरहेड्स की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ फ्री लंच, कॉस्ट ऑफ फ्री लंच, सिर्फ यही बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्री लंच जो होता है, अगर आपका कोई खर्चा आ रहा है फ्री लंच करवाने का, ये भी आपका एक ओवरहेड है, ये भी खर्चा है, ये किस तरीके से बांटा जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को देखते हुए, और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना मौजूद हो तो लेबर आवर्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। ये डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट, बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट पे कैसे बांटी जाएगी, वो आपको बता देगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के पास कितना कितना इक्विपमेंट मौजूद है। आप वहां पे जाओगे और उस इक्विपमेंट जितना भी उनके पास होगा उसकी कैलकुलेशन करोगे, टोटल निकाल के। लेट सपोज आपके पास 100% है, तो 100% में से 20% इक्विपमेंट डिपार्टमेंट ए के पास है, 30% डिपार्टमेंट बी के पास है, 50% डिपार्टमेंट सी के पास है। तो फिर जो भी टोटल इसका इंश्योरेंस का खर्चा या डेप्रिसिएशन का खर्चा आया होगा, तो 20% चला जाएगा डिपार्टमेंट ए को, 30% चला जाएगा डिपार्टमेंट बी को, 50% चला जाएगा डिपार्टमेंट सी को। यानी कि ये खर्चा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंश्योरेंस का। जिसके पास जितना ज्यादा इक्विपमेंट होगा उतना ज्यादा उसको वो खर्चा बेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ फ्री लंच, अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी है जो फ्री लंच भी करवाएगी आपकी वो कस्टमर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, इंप्लॉइज को, तो आपने ये फ्री लंच का जो खर्चा आएगा, लेट सपोज फ्री लंच का खर्चा आया 1 लाख रुपए, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्री लंच का कितना खर्चा आया, 1 लाख रुपए का खर्चा आया। ये फ्री लंच का जो खर्चा आया, ये
कैसे डिवाइड किया जाएगा? अच्छा, कॉमन कॉस्ट है, हर जगह पे लंच होता होगा, हर डिपार्टमेंट में ही लंच होता होगा, तो अब ये किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा इंप्लॉइज हैं, किस डिपार्टमेंट में कम है, किस डिपार्टमेंट में उससे कम है। तो जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा होंगे तो उतना ही हिसाब से उधर खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में उससे कम थे तो उधर रिकॉर्ड किया जाएगा, तीसरे डिपार्टमेंट में उससे कम थे तो उधर वो खर्चा कैंटीन कॉस्ट का रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फेयर बेस क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कैंटीन कॉस्ट को स्प्रेड करने के लिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सवाल के अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही हो जाएगा कि लेबर आवर्स इस्तेमाल कर लिए जाए। तो क्या इस्तेमाल कर लिया है? लेबर आवर, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा घंटे लेबर काम करती होगी जाहिर सी बात है उधर लंच कॉस्ट ज्यादा आती होगी, जिस डिपार्टमेंट में कम घंटे लेबर काम करती होगी वहां पे डिपार्टमेंट के अंदर कम कॉस्ट आती होगी। तो वो आपको बता देगा टोटल आवर्स कितने, तो आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर लोगे, वो कोई मुश्किल नहीं होने वाला। ये फेयर बेसिस शायद आपको अभी लग रहा हो कि यार ये पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है जो कि अपॉर्चनमेंट का पार्ट होता है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कैलकुलेटर लेके बिठवाऊंगा अभी, भले हमें जितना टाइम होता है आज की क्लास के अंदर हम पढ़ते जाएंगे जब तक हम कम से कम एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते। अच्छा भाई, उसके बाद यहां तक हम लोगों ने बात कर ली कि भाई ये डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट और इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट जो होगी ये किस तरीके से होगी? बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट के थ्रू, ये फ्लोर एरिया के थ्रू जा रहा था। कॉस्ट ऑफ फ्री लंच नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएगा, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में नहीं गिवन तो फिर लेबर आवर्स के ऊपर चला जाएगा। सही है। अच्छा भाई, फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मैं कितनी बातें यहाँ पे, कितनी फेयर बेसिस यहाँ पे शो करूँ? जैसे कि लेट सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं पावर की। यार ये मैं नीचे से लाइन आएगी। चलो अगली, अब अगला कोई ओवरहेड सोचते हैं। अगला ओवरहेड मैं सोचता हूँ हीट एंड लाइट हो गया, ठीक है। पावर, तो पावर जो है ये पता नहीं किसी बच्चे ने सिर्फ सैलरी लिख के छोड़ दिया। तो सैलरी तो यार तुम्हारे डिपार्टमेंट वाइज ही बटेगी ना। सैलरी जो होगी जितने जहाँ पे सुपरवाइजर होंगे, 10 सुपरवाइजर अगर डिपार्टमेंट ए में है तो सैलरी का जो वो होगा 10% उधर चला जाएगा। बाकी 90 डिपार्टमेंट, बाकी 90 सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट में है तो बाकी 90% वहां चला जाएगा। तो नॉर्मल वो तो उसको आपने सिर्फ बांट देना है, सिर्फ स्प्रेड कर देना है उसको। सही। अच्छा भाई, ये जो सैलरी है ये कोई इतनी खास बात नहीं है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, आपके सवालों में मैंने आज तक देखा नहीं, बट हम लोग जब आगे के लेवल के क्वेश्चंस करते थे तो वहां पे एक और आता था पावर, एक और खर्चा होता था पावर का खर्चा। ये पावर का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी से हट के है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? किलोवाट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, या पावर यूजेज यूज की जाती है। फेयर बेस यानी कि जिसने जितने ज्यादा किलोवाट डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किए होंगे उतने ही ज्यादा पावर का टोटल खर्चा भी वहीं पे ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एंड सो फोर्थ। इस तरीके से जितने भी आते जाएंगे ओवरहेड्स हम उसको लिखते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो आपको इसमें मसला नहीं होगा, ये आपको उसी वक्त देख के समझ आ जाएगी कि यार इस खर्चे की फेयर बेस क्या हो सकती है, इस एक्सपेंस की फेयर बेस क्या हो सकती है। गिने चुने 4 खर्चे होते हैं या 5 खर्चे होते हैं, वही घूम फिर के हमेशा आपके पास आया करेंगे। आपको पता लग जाएगा 2 क्वेश्चन करके कि फेयर बेस क्या लगानी है। आज भी आपको अगर ये इतनी बातें भी समझ आ गई हैं तो भी टेंशन नहीं है। अगर सिर्फ अपॉर्चुनिटी के अंदर अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है तो आप उसको बिल्कुल टेंशन ना लें और उसके बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ जाइए। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं नंबर 3 की। जो थर्ड स्टेप था, जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? वो स्टेप है रीअपोर्शनमेंट। ये जो रीअपोर्शनमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है? सर्विस कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। यानी कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट की कोई अगर कॉस्ट आई हुई हो, जो भी सारे एक्सपेंसेस जो सर्विस डिपार्टमेंट के आए हुए होंगे, एक मिनट, जो भी एक्सपेंसेस आपके सर्विस डिपार्टमेंट के आए हुए होंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा? उसके अंदर आपने सर्विस डिपार्टमेंट की तमाम कॉस्ट को उठाना होगा, वहां से सारी कॉस्ट को बाहर निकालना होगा और कहां ले जाके स्प्रेड कर देना होगा आपने, या उस कॉस्ट को कहां पे ले जाके चार्ज कर देना होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, जो सवाल तुमने पूछा है तो दोनों सिमिलैरिटी सेम है, बट अगर आपको पावर यूजेज या किलोवाट्स दिए हुए होंगे तो आपको हीट एंड लाइट को आप इसके ऊपर ले जाएंगे पावर, या फिर आप इसको हीट एंड लाइट बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सही है। हीट एंड लाइट भी बोल सकते हैं इसे, हीट एंड लाइट, कोई खास फर्क नहीं है। और आपके आपकी क्वेश्चंस के अंदर मैंने कभी पावर का जिक्र नहीं देखा, मैंने ऐसे ही बस जिक्र कर दिया था, तो इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है। बट अगर किलोवाट्स दिए हुए हो तो फिर आपने हीट एंड लाइट किलोवाट्स के ऊपर ही लेके जानी होगी, बट अगर किलोवाट्स ना गिवन हो तो हीट एंड लाइट फ्लोर एरिया की बेसिस के ऊपर आप बांट देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट का मतलब क्या था कि जो आपकी सर्विस सेंटर के अंदर जितना भी खर्चा आया होगा वो तमाम का तमाम खर्चा टोटल किया जाएगा, उस तमाम के तमाम खर्चे को उठा के कहां पे डाल दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। ये अभी ये तीनों स्टेप्स जो हम लोगों ने बात करी है, ये तीनों स्टेप्स अभी हम फॉलो करेंगे। वंस आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो फिर इसके बाद जब ये 3 स्टेप पूरा हो जाएगा, तो ये जब 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आप एक चौथा स्टेप करते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन है, जो कि सबसे आसान है, सबसे आसान स्टेप है, जो कि एब्जॉर्प्शन का स्टेप है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कोई क्वेश्चन निकालते हैं और आप लोग अपनी बुक के अंदर भी वो क्वेश्चन निकालेंगे और हम लोग इन 3 स्टेप्स को उस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या इन 3 स्टेप्स को वहां पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से हो सकता है। चलो, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कर लूं यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, कि जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट 3 स्टेप्स करने के लिए आपको एक अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, और इन फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक ओवरहेड एनालिसिस शीट। क्या बनाओगे, ओवरहेड एनालिसिस शीट बनेगी। तो आओ पहले देखते हैं ओवरहेड एनालिसिस शीट कैसे बनती है, और फिर आखिर में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, जो कि ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम लगेगा, पहले फर्स्ट 3 स्टेप पक्के करेंगे एंड देन फिर फोर्थ स्टेप के ऊपर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा करने क्या जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को स्प्रेड करना है, हर एक यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करना है कि सिंगल यूनिट के ऊपर मेरे फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है। अब ये ओवरहेड एनालिसिस शीट बनती किस तरीके से, तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं इसका और उसके बारे में फिर बात करते हैं। तो भाई जो ये आपका यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ ओवरहेड एनालिसिस शीट। अच्छा भाई, ये किस तरीके से बनती है, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे ओवरहेड्स, फिर उसके बाद लिखेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे P1 यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, P2 यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, S1 सर्विस डिपार्टमेंट 1, S2 सर्विस डिपार्टमेंट 2। तो अब आपको सवाल के अंदर डिफरेंट टाइप के दिए हुए होंगे, 4 डिपार्टमेंट सर्विस है, 2 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, या एक 2 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, 1 डिपार्टमेंट सर्विस है। वो जितना भी सवाल में दिया हुआ हो उसी तरीके से आप उसको तो बना लोगे, वो कोई इतना मसला नहीं होने वाला, सही है। चलो, तो ये किस तरीके से बनना शुरू होगी, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, पूरे पेज पे बना लेते हैं, भले जगह बच जाए नीचे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में चीज़ों को, क्योंकि जब ये फॉर्मेट बना रहा हूँ तब आपको समझ आ रही होगी। अच्छा सर, आपने तो बोला था कोई फॉर्मेट होता नहीं है, नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो करोगे इसी तरीके से, लाइनें खींच के करो ना खींच के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी पे, लेकिन ये इसी तरीके से बनाई जाती है, तो ये ज़्यादा आसान है। मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर्मेट कोई नहीं होता, बट मैं आपको मोस्ट ईजिएस्ट और मोस्ट आसान वे बताऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 क्या होता था, स्टेप नंबर 1, ये ऐसे ही लिख रहा हूं, या आपने ऐसे पेपर में नहीं लिख देना है स्टेप नंबर 1, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 स्टेप्स में बनती है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, एलोकेशन। एलोकेशन का डेफिनेशन क्या सीखा था, स्पेसिफिक कॉस्ट, याद है क्या सीखा था, एलोकेशन, स्पेसिफिक कॉस्ट शुड बी
चार्ज टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स। तो जितनी भी स्पेसिफिक कॉस्ट होगी उसको स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के अंदर चार्ज कर दिया जाएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट कौन कौन सी होंगी आपके सवालों के अंदर, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं ऐसी ब्रैकेट में लिख लेता हूं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कॉस्ट। तो आपके सवालों के अंदर नॉर्मली दो टाइप की स्पेसिफिक कॉस्ट आती हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं आती हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। सवाल में खुद बता देगा कि कितना मटेरियल जो है वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में इस्तेमाल हुआ, कितना मटेरियल प्रोडक्शन कितना लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में इस्तेमाल हुआ, सवाल में खुद बताएगा। ये स्टेप फ्री के मार्क्स का होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के अंदर, ये टू लिखा हुआ है, टू के अंदर कितना लेबर और मटेरियल इस्तेमाल हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कितना लेबर और मटेरियल इस्तेमाल हुआ, और इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट टू के अंदर भी कितना लेबर और मटेरियल इस्तेमाल हुआ। ये आपको सीधा सीधा सवाल के अंदर वो उठा के दे देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप वहां से उठाओगे और लिखोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी। क्लियर? तो यहां तक तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये पहला स्टेप के अंदर तो आपको खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड कर देना होगा। ये स्पेसिफिक कॉस्ट थी कि भाई मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में इतना लगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में इतना लगा, सर्विस डिपार्टमेंट ए में इतना लगा, सर्विस डिपार्टमेंट बी में इतना मटेरियल लगा। तो जितना जितना मटेरियल जिस जिस डिपार्टमेंट में लगा उधर उधर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ज्यादा इस्तेमाल करता था मटेरियल, तो वहां ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ है। जहां टू कम करता था पी टू, वहां पे कम रिकॉर्ड हुआ हुआ है। ये P1 P2 S1 S2 का मतलब क्या है? P मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, S मतलब सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। सही है? तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, असेंबलिंग वगैरह होती है यहाँ पे। अच्छा भाई, अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया आपका डन। स्टेप नंबर टू, जो आपका स्टेप नंबर टू होता है, नंबर टू, स्टेप नंबर टू का नाम है अपोर्शनमेंट। क्या मतलब होता था? कॉमन कॉस्ट। क्या होता था? कॉमन कॉस्ट शुड बी स्प्रेड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑन फेयर बेसिस। क्या किया जाएगा? फेयर बेस को इस्तेमाल करते हुए इधर कॉमन कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाएगा। अब ये कॉमन कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं कि कॉमन कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो आओ रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले कॉमन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉमन कॉस्ट नंबर वन, रेंट एंड रेट्स। अब ये रेंट एंड रेट्स जो हैं आपके, ये किस फेयर बेस को इस्तेमाल करेंगे आप? यहां पे आप उसकी फेयर बेस मेंशन कर देंगे, फ्लोर एरिया। यानी कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रेंट एंड रेट्स को बांटने के लिए इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर फ्लोर एरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के पास जितना फ्लोर एरिया है उसको बांट दिया जाएगा रेंट एंड रेट, P2 के पास जितना है उसको बांट दिया जाएगा रेंट एंड रेट, S1 के पास जितना है और S2 के पास जितना है वो भी बांट दिया जाएगा रेंट एंड रेट्स यहाँ पे। फिर इसी तरीके से अगला कोई और एक्सपेंस अगर हम बात करें तो हीट एंड लाइट। अब ये हीट एंड लाइट जो आपका होता है, ये यूजुअली आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? फ्लोर एरिया के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फेयर बेस क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्लोर एरिया इस्तेमाल करेंगे। अब जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा फ्लोर एरिया होगा उधर ज्यादा हीट एंड लाइट का खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा कैलकुलेट करके, और जिधर कम इस्तेमाल हुआ होगा या कम फ्लोर एरिया होगा, जहां पे फ्लोर एरिया कम होगा वहीं कम इस्तेमाल हुआ होगा, तो वहां पे इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद फिर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। तो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, जिसके पास जितनी मशीनरी मौजूद होगी उसी हिसाब से वहां पे इसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाएगा, कॉमन कॉस्ट को बांट दिया जाएगा। फेयर बेस इस्तेमाल करते हुए, फेयर बेस क्या है? जिसके पास जितनी मशीनरी है उतना रिकॉर्ड कर दिया जाए। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, अब ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है ये भी अगेन नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर चली जाएगी। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में जितना जितना इक्विपमेंट मौजूद होगा उतने उतने हिसाब से यहाँ पे
इधर फेयर बेस इस्तेमाल करते हुए इस कॉस्ट को भी, कॉमन कॉस्ट को भी बांट दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से और कौन से खर्चे हो सकते हैं? हजारों खर्चे हैं यार, हजारों खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फ्री लंच। तो ये किस पे बांटोगे? फेयर बेस क्या इस्तेमाल करोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस्तेमाल करोगे यहाँ पे फेयर बेसिस। तो जिधर जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे वहां पे इस तरीके से बांट दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? वंस यू आर डन विद स्टेप 1 स्टेप 2, तो आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे इनका टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने का मतलब क्या है? टोटल इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे आपने इसका टोटल कर लिया, टोटल कर लिया, S1 का टोटल कर लिया, S2 का टोटल कर लिया, P1 एंड P2 का भी टोटल कर लिया। ये जब इनके आपके पास जब ये टोटल आ जाएंगे तो आप इसको बोलेंगे एलोकेटेड एंड अपॉर्शन्ड ओवरहेड्स। क्या बोलेंगे आप इनको? एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। यानी कि आपने यहां तक क्या काम कर लिया है? दो स्टेप्स को पूरा कर लिया है, यानी कि दो स्टेप्स क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ये दो स्टेप्स क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फिर आप कौन से स्टेप पे आएंगे? स्टेप नंबर 3, जो कि अभी आप लोगों ने 100% मुझसे सही से नहीं पढ़ा है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, जिसका नाम क्या है? रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट के अंदर होता क्या है? रीअपोर्शनमेंट के अंदर होता यह है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जितनी भी टोटल कॉस्ट आई हुई होती है, आसान कर दूं, देखो, जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जितनी भी टोटल कॉस्ट आई हुई होती है उसको क्या कर दिया जाता है? चार्ज कर दिया जाता है। कहां पे? इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर चार्ज कर दिया जाएगा। इन दोनों कॉस्ट को कहां चार्ज कर दिया जाएगा? इन डिपार्टमेंट्स के अंदर चार्ज कर दिया जाएगा। यानी कि यहां और यहां रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, यहां से हटा दिया जाएगा। यानी कि ये कॉस्ट यहां पे स्प्रेड हो जाएगी, ये कॉस्ट यहां पे और यहां पे स्प्रेड हो जाएगी। तो अब अगर आप आके यहां पे देखें तो यहां पे डेफिनेशन क्या थी? रीअपोर्शनमेंट, सर्विस कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। यानी कि जो भी सर्विस कॉस्ट है, जो भी सर्विस कॉस्ट है उसको चार्ज कर दिया जाएगा कहां पे? यहां पे इन दोनों में बांट दिया जाएगा। वो आपको एग्जामिनर खुद बता देगा किस हिसाब से बांटना है, 30%, 70%, 40%, 50%। यानी कि वो बोल दे भाई 50% इधर बांट दीजिएगा, 50% इधर बांट दीजिएगा, तो इसका 50% इधर इधर और इसका 50% इधर और इधर बांट दोगे। बोलता है 70% और 30% बांट देना, तो इसका 70% इधर, 30% इसका, इसका 70% इधर, 30% इधर, इस तरीके से बांट दिया जाएगा। तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम या कोई खास मसला नहीं होने वाला। बट रीअपोर्शनमेंट के 3 मेथड्स होते हैं। यानी कि एक तो आप ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन के अंदर आप ओवरहेड एनालिसिस शीट बना रहे हो, और ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हुए 3 मेथड्स भी देखोगे रीअपोर्शनमेंट के। अभी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, आपने अभी क्या करना होता है नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि भाई आपकी जो भी लेट सपोज सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही थी, इस सारी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप निकाल दोगे यहां से। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, S1 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। यानी कि अब जो आपका S1 डिपार्टमेंट है, अगर आप नोटिस करें तो ये रहा S1, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लिखी हुई थी ये तमाम की तमाम वैल्यू मैं इधर दोबारा से लिखूंगा और इसको यहां से माइनस कर दूंगा। यानी कि ये जितनी भी वैल्यू है, ये सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी वैल्यू है यहां से माइनस कर दिया जाएगा, और क्या कर दूंगा? इसका कुछ प्रोपोर्शन बांट दूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में, और इसका कुछ हिस्सा बांट दूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में। एग्जाम्पल देके काम करता हूं। लेट सपोज एग्जाम्पल कुछ ऐसी है कि यहां पे आपके पास आंसर आया था, यानी कि इसका जो टोटल S1 का खर्चा था वो था 1000। इस 1000 में से 70% जाना चाहिए, सवाल में बोल दिया 70% जाना चाहिए P1 में और 30% जाना चाहिए P2 में। तो यहां पे आप कितना लिखेंगे? 700। यहां पे कितना लिख देंगे? 300। और इधर कितना लिखेंगे? नील। सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं जा रहा, सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से फिर आप बोले S2। अब S2 जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड्स अलॉट कर रहे हैं, तो S2 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब लेट सपोज इसके ओवरहेड्स भी कितने के थे? 1000 के थे।
तो इसके ओवरहेड्स भी बांटे जाएंगे, तो किस तरीके से बांटे जाएंगे, 700 इसको चला जाएगा और 300 इसको चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था कि 70% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को दे देना और इसका खर्चा या इसकी कॉस्ट और 30% डिपार्टमेंट बी को दे देना। ये तो सवाल में दिया हुआ होगा, ये तो सवाल में दिया हुआ होगा, तो ये इसी तरीके से जैसा सवाल में बोलेगा वैसे ही कर देंगे, तो इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं इसको 100% आपको गारंटी देता हूँ, ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। अभी आपको शायद सुनने में फर्स्ट टाइम ये कॉस्टिंग करते हो तो फर्स्ट टाइम थोड़ी सी लगती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट ए को रीअपोर्शन कर देंगे और बांट के उसकी कॉस्ट को कहां स्प्रेड कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है उसकी भी कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा कहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। वंस आप ये कर लेते हैं तो आपके पास फिर क्या होगा, फिर आपके पास एक फाइनल आंसर आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर क्या होता है वो देखते हैं। ये जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा, जरा देखिएगा। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है इसका आंसर तो निल आ जाएगा, क्योंकि सारी कॉस्ट कहां स्प्रेड कर दी थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का आंसर भी कितना आ जाएगा, निल आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी सारी कॉस्ट कहां स्प्रेड कर दी थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर दो आंसर्स आएंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का आएगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहां से हमारे पास पता लग जाएंगे कि हमारे प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कितने हैं। हमें यहां से पता लग जाएगा कि हमारे जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरे कंप्लीट वे के अंदर क्या करेंगे, ओवरहेड एनालिसिस शीट को प्रिपेयर कर लेंगे। और याद रखिएगा इसको प्रिपेयर करते हुए स्टेप नंबर 1 इज एलोकेशन, स्टेप नंबर 2 इज अपॉर्शनमेंट, स्टेप नंबर 3 इज रीअपॉर्शनमेंट। ये 3 स्टेप्स बनाए जाएंगे या इन 3 स्टेप्स को बनाया जाएगा कहां पे, ओवरहेड एनालिसिस शीट के अंदर। कहां पे बनाओगे, ओवरहेड एनालिसिस शीट के अंदर इनको बनाया जाएगा। तो दिस इज योर ओवरहेड एनालिसिस शीट अप टिल नाउ। अभी तक हम लोगों ने ये क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या क्या स्कूल ऑफ थॉट है। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने 4 स्टेप्स बताए थे, 4 स्टेप्स में से जो 3 स्टेप है वो कहां पे फॉलो किए जाएंगे, उसको करने के लिए आपको ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी पड़ेगी। और ओवरहेड एनालिसिस शीट जब आप कंप्लीट बना लेंगे तो आखिर में आपको उससे क्या पता लगेगा, आपको बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पता लग जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, after calculating budgeted production overheads, we will calculate या we will go for step number 4. Before that, अगर मुझे मेरे पास बजट प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं आया हुआ तो फिर मैं स्टेप नंबर 4 पे नहीं जा सकता। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जिसमें आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड देन फिर आपको आंसर्स आते रहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, जितना हमने भी क्लास के अंदर पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही है, आप भी मेरे साथ साथ, ये अगर आपने कॉपी नहीं करा या आप लोग अभी तक नहीं बनाया हुआ तो इसको आप एक साथ बना लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि करते हैं। तो आप 2 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट 5 तो नहीं, 2 मिनट का आप ब्रेक ले लें, आप इसको कॉपी करें, पानी वानी पी लें और उसके बाद अपनी जो बुक है, बुक के अंदर आप ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग लास्ट कर रहे थे उसके बाद अगला क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो टॉपिक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम करेंगे, तो वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में निकाल लीजिए और ये ओवरहेड एनालिसिस शीट को, फॉर्मेट को सही से आप कॉपी कर लीजिए अपने पास। एंड जब आप ये कर लें तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, आगे चीजें करेंगे, ठीक है। तो मैं भी जरा पानी वानी पी लूं, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। डन है, 2 3 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं टोटल। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:40 समझ लीजिए, तो 3:43 पे मिलते हैं, ठीक है, 3:43 पे। तो आप पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सुकून से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लगेगा 15 मिनट लगेंगे क्वेश्चन में, फिर हम फारिग हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ओके, तो आप लोग स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें, बताएं, रेडी है। ठीक है, ठीक है।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 1, a manufacturing business has two production cost centers, assembly and finishing, and two service centers, stores and maintain। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इनके पास दो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं। एक जो है वो असेंबली है और एक जो है वो फिनिशिंग है। और जो दूसरा है वो है दो सर्विस डिपार्टमेंट है इस बिजनेस के पास, जो कि सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं। और वो कितने हैं, एक स्टोर है जिसका नाम है और एक है मेंटेनेंस, यानी कि ये इनके दो सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले देता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल हम ऑलरेडी अभी देखते हुए आए हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। ये क्या होती है, स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। तो शुड बी चार्ज टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, तो स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के अंदर ही चली जाएगी। तो जो मटेरियल के अंदर जो सबसे पहले असेंबली की इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा 13,500 का। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 8,000 रुपए का मटेरियल चला जाएगा और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 2,000 रुपए का मटेरियल चला जाएगा। डन होती है बात। उसके बाद बोलता है इनडायरेक्ट लेबर। तो असेंबली के अंदर जो इनडायरेक्ट लेबर है वो कितनी है, वो 14,000 रुपए की है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो इनडायरेक्ट लेबर है वो 9,000 रुपए की है। स्टोर्स के अंदर जो लेबर है वो 28,000 रुपए की है। और जो मेंटेनेंस के अंदर लेबर है वो 36,000 की लेबर है। अच्छा भाई, पहले तो याद रखिएगा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपका है स्टेप नंबर 1 के अंदर काम करने का। ये आपका है स्टेप नंबर 1 के अंदर काम करने का। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। और ओवरहेड एनालिसिस शीट किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं ओवरहेड एनालिसिस, ओवरहेड्स एनालिसिस शीट। हमें ये बात पता लग चुकी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन डिफरेंट टाइप के कॉस्ट सेंटर्स हैं, वो सॉरी चार डिफरेंट टाइप के कॉस्ट सेंटर्स हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा सर्विस और चौथा भी दूसरा भी सर्विस डिपार्टमेंट, आप ऐसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आएंगे हमारे ओवरहेड्स। फिर दूसरा काम में दूसरी हेडिंग आएगी बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ये हमारा P1 है, जिसका नाम है असेंबली। तो इसको असेंबली का ही नाम दे देते हैं यहाँ पे, असेंबली। दूसरा जो डिपार्टमेंट है हमारे पास वो है फिनिशिंग। तो इसको हम P2 का नाम दे सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं ये हमारा P2 है, फिनिशिंग। फिर उसके बाद हमारे पास जो S1 है, जो सर्विस सेंटर्स है हमारे पास, सर्विस डिपार्टमेंट है, तो S1 कौन सा है, स्टोर्स है। तो स्टोर्स का नाम दे देते हैं। और फिर जो चौथा यानी कि S2 है, यानी कि जो हमारा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, तो वो मेंटेनेंस है, तो उसको मेंटेनेंस का नाम दे देते हैं। अच्छा भाई, वंस हम लोगों ने इतना कर लिया, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं कॉलम्स। स्टोर्स के लिए बड़ी छोटी सी जगह बची है, चलो करीब से लाइन खींच लेते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाना स्टार्ट कर दी है, राइट। थोड़ा सा लाइन को सही कर लूं मैं। बेटा आपकी बुक के अंदर ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन गिवन है। आप देखिए उसके अंदर जाके, बुक के अंदर जैसे ही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया था उसके बिल्कुल अगले पेज के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा भाई, चल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कॉस्टिंग की बुक के अंदर होगा, फाइनेंशियल मेंबर ढूंढिएगा खुदा का वास्ता। अच्छा भाई,
अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन क्या है, एलोकेशन है। स्टेप नंबर वन क्या है, एलोकेशन। तो एलोकेशन क्या कहता था, स्टेप नंबर वन जिसका नाम है एलोकेशन, जो कि बोलता था स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या बोलता था, याद है? देखो एलोकेशन की डेफिनेशन क्या थी, स्पेसिफिक कॉस्ट शुड बी चार्ज टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स। तो जितनी भी स्पेसिफिक कॉस्ट है, और स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर मैंने क्या क्या एग्जांपल दी थी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तो ये तमाम ये क्या है आपकी, ये आपके स्पेसिफिक कॉस्ट हैं। तो हम इस स्पेसिफिक कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास, सही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी मटेरियल। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह के लिए आपको जो कि फर्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप को फॉलो करने के लिए आपके पास, यार बुक के अंदर होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये आपकी बुक के अंदर आप पेज नंबर 4 निकाल के देखें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ये वाला क्वेश्चन मौजूद होगा, लाजमी होगा। नहीं है तो आप यहां से देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बाद में दे दूंगा, बट ये होगा। आप लोग शायद पता नहीं किस तरीके से देख रहे हैं, किसी और बुक में ना देख रहे हो। कॉस्टिंग वाली जो बुक है उसके अंदर ये मौजूद है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं भी मौजूद है तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल असेंबली में कितना जा रहा है, 13,500 का। कितना जा रहा है, 13,500। तो हम लिख लेते हैं असेंबली के अंदर 13,500। फिर इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर है 8,000 रुपए का। तो कितना रिकॉर्ड कर लेते हैं, 8,000 रुपए रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर बार सवाल के अंदर ऐसे ही स्ट्रेट अवे दिया जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। उसके बाद फिर जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर कितना दिया हुआ है, उसके अंदर आपको दिया हुआ है 2,000 रुपए। कितने का दिया हुआ है, 2,000 रुपए का। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हम लिख लेते हैं 2,000 रुपए का। और स्टोर्स के अंदर कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला हमें दिया हुआ था इनडायरेक्ट लेबर। लेबर, अब ये इनडायरेक्ट लेबर जो है ये सीधा सीधा बांट दिया जाएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट है तो इसके लिए फेयर बेस इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो अब इनडायरेक्ट लेबर को अगर आप देखिए तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर लेबर कितनी आ रही है, 14,000 की आ रही है। कितने की आ रही है, 14,000 की। तो 14,000 रिकॉर्ड कर लें असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर। फिर इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 9,000 की आ रही है, तो 9,000 रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर इसी तरीके से स्टोर्स के अंदर आ रही है, और स्टोर्स के अंदर कितनी आ रही है, 28,000 रुपए की लेबर की कॉस्ट आ रही है। तो 28,000 रुपए लिख लेते हैं, 28,000। और फिर इसी तरीके से जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 36,000 आ रही है। तो यहाँ पे 36,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। डन, बात खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आपने स्टेप नंबर 1 पूरा 100% कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। डन, यहां तक क्लियर है। अब वंस यू आर डन विद स्टेप नंबर 1, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है। आगे इंफॉर्मेशन के अंदर एग्जामिनर हमें देता है मशीनरी डेप्रिसिएशन 10,000 की। मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपको पता है कि ये एक कॉमन कॉस्ट है। रेंट एंड रेट 60,000 का आपको पता है एक कॉमन कॉस्ट है। हीट एंड लाइट आपको पता है कॉमन कॉस्ट है। पावर आपको पता है कॉमन कॉस्ट है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी आपको पता है कि एक कॉमन कॉस्ट है। अच्छा भाई, अब आगे क्या बोलता है, यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलता है असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स, मेंटेनेंस एंड टोटल। बोलता है जो फ्लोर एरिया है, अब जरा आप देखिएगा जो फ्लोर एरिया है वो असेंबली डिपार्टमेंट के पास कितना है, 1,000 स्क्वायर मीटर्स है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास कितना है, 500 स्क्वायर मीटर्स है। स्टोर के पास कितना है, 400 स्क्वायर मीटर्स है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास फ्लोर एरिया कितना है, 100 स्क्वायर मीटर है। और टोटल कितना बनता है, 2,000 स्क्वायर मीटर्स। यानी कि जो टोटल 2,000 स्क्वायर मीटर्स है, ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, फेयर बेस इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, बड़ा सिंपल सा वे है। लेट सपोज हम सबसे पहले बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं, अच्छा चलो पहले बाकी सारे भी देख लेते हैं। पावर यूजेज 55% इस्तेमाल करती है असेंबली, 35% इस्तेमाल करता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, स्टोर इस्तेमाल करता है 5%, 5% इस्तेमाल करता है मेंटेनेंस, और 100% ये टोटल बनता है। नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट थाउजेंड्स में है, 50,000 असेंबली के पास है, 30,000
फिनिशिंग के पास बुक वैल्यू रखता है मशीनरी, 15,000 की बुक वैल्यू रखता है स्टोर्स के अंदर मशीनरी, और 5,000 की बुक वैल्यू रखता है मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू बनती है। वी विल नाउ एलोकेट एंड अपोर्शन ओवरहेड्स टू द 4 कॉस्ट सेंटर्स। हम क्या करने वाले हैं, हम एलोकेट करने वाले हैं एंड अपोर्शन करने वाले हैं। एलोकेशन स्टेप नंबर 1, एलोकेशन इज स्टेप नंबर 1, अपोर्शनमेंट इज स्टेप नंबर 2। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने लोग भी अभी यहां पे बैठे हुए हैं, सब लोग अपने कैलकुलेटर्स हाथ में रखें ताकि हम लोग बहुत आसानी से काम कर सकें। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन है वो टोटल कितनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए टोटल कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है, 10,000 आ रही है। अब ये 10,000 की डेप्रिसिएशन जो टोटलिटी के अंदर 10,000 रुपए है, इस 10,000 रुपए को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। किधर बांट देंगे, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के अंदर यूजिंग फेयर बेसिस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनरी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मशीनरी। अब जरा देखिएगा, यहां तक आप लोगों ने काम कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप नंबर 2, एलोकेशन। सॉरी, एलोकेशन तो हो गया था ना, अपोर्शनमेंट। स्टेप नंबर 2, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट बोले तो कॉमन कॉस्ट शुड बी स्प्रेड यूजिंग फेयर बेसिस। फेयर बेसिस को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्या करनी है, अपोर्शनमेंट करनी है। आप किस तरीके से करोगे, क्या सोचोगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। तो यहां पे हम हेडिंग लिखते हैं डेप्रिसिएशन। ओवरहेड कौन सा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। फेयर बेस क्या इस्तेमाल करोगे सर, बड़ी आसान सी बात है, नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इस्तेमाल की जाएगी। जिसके पास जितनी ज्यादा इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू मौजूद होगी, वो उतना ज्यादा एक्सपेंस अपने ऊपर बेयर करेगा, यानी कि उसके ऊपर उतना ज्यादा खर्चा आएगा। तो डेप्रिसिएशन का जो टोटल खर्चा है, हम बात करते हैं सबसे पहले P1 की, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, जिसका नाम है मेरे ख्याल से फिनिशिंग नाम था मेरे ख्याल से, या असेंबली था, पहला पहला असेंबली होगा मेरे ख्याल से, फिर फिनिशिंग होगी ना। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 10,000 की आई है। इस 10,000 की डेप्रिसिएशन में से कितना नेटबुक वैल्यू ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, 50,000 का, डिवाइडेड बाय टोटल नेटबुक वैल्यू कितनी थी, 100,000। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपका असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन का ओवरहेड कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन या मशीनरी की डेप्रिसिएशन का ओवरहेड कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। तो एक बच्चे ने बताया 5,000 रुपए, जो कि बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये 50% ही बनेगा अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000। इधर कितना डाल दिया जाएगा, उस 10,000 रुपए का 5,000 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 10,000 रुपए की। लेकिन अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये तो 50,000 यूज कर रहा था, नेटबुक वैल्यू 50,000 रखी हुई थी इसके पास नेटबुक वैल्यू कितनी है, 30,000 है। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो बताइए फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना जाएगा, तो बताएं। बहुत सारे करूंगा तो समझ आना शुरू हो जाएगी बात। तो इसमें कितना आएगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितना आएगा, 3,000 बताया मुझे। तो यानी कि यहां पे कितना चला जाएगा, डेप्रिसिएशन का 3,000 चला जाएगा। तो यहां पे कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन का 3,000। फिर बात करते हैं स्टोर्स के बारे में, यानी कि जो कि S1 है, जो स्टोर्स है, टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है, 10,000 रुपए। स्टोर्स ने कितनी नेटबुक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है एसेट, 15,000 की, थाउजेंड में फिगर है ना, तो 15,000 की, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो बताएं स्टोर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 1,500। और इसी तरीके से जो आपका S2 है, जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई हुई है, 10,000। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितने नेटबुक वैल्यू वाला, कितना इक्विपमेंट रखा हुआ है, कितनी नेटबुक वैल्यू का इक्विपमेंट की वैल्यू रखता है इसके पास, 5,000 का। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू, बताइए कितना आ रहा है, 0.5 के, यानी कि 500। ठीक है, तो 3,000, 1,500 एंड 500, 3,000 हमने लिख लिया था,
1500 इसकी डेप्रिसिएशन है स्टोर्स की एंड मेंटेनेंस की 500 की डेप्रिसिएशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ओवरहेड्स को अपोर्शनमेंट कर दी, उनको अपोर्शन कर दिया। क्या इस्तेमाल करते हुए? फेयर बेस। फेयर बेस क्या थी? वो सवाल में ही मुझे गिवन थी, नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट गिवन थी, उसके ऊपर ही मैं क्या करूंगा, इसको स्प्रेड कर दूंगा। अगर तुम 5000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 500 करो, यानी कि अगर तुम इनका टोटल निकालो तो वो टोटल कितना बनेगा? वो इनका टोटल 10,000 कंप्लीट पूरा 10,000 बनेगा अगर तुम इन सबको प्लस करो। तो मैंने उस पूरे 10,000 को, उस पूरे 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन को क्या किया, यहां पे बांट दिया। मैंने क्या करा है? अपोर्शनमेंट करी है। कॉमन कॉस्ट शुड बी स्प्रेड, कॉमन कॉस्ट शुड बी स्प्रेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स यूजिंग फेयर बेसिस या ऑन फेयर बेसिस। तो यहां पे फेयर बेस क्या रखी मैंने? फेयर बेस रखी मैंने नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, एंड वंस मैंने इसको रख लिया और इसको मैंने यहां तक बांट दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है? टोटल डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर से उठाई और इसको फिर बांट दिया फेयर बेस रखते हुए, एंड द फेयर बेस वाज नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये किस तरीके से बांटी गई है? 5000, 3000, 1500 और 500। आगे बात करते हैं, देख लें, सब लोग देख लीजिए, सबको क्लियर है? यहां तक बात समझ आती है? तो आगे बात करूंगा। चलो आगे जरा देखिएगा। तो आगे अगला एक्सपेंस कौन सा गिवन है, अगला ओवरहेड कौन सा गिवन है? तो अगला ओवरहेड अगर आप देखिए तो अगला ओवरहेड आपको गिवन है रेंट एंड रेट्स। कौन सा गिवन है? रेंट एंड रेट्स। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब आप रेंट एंड रेट्स को स्प्रेड करेंगे तो आपको मैंने क्या बताया था, फेयर बेस क्या इस्तेमाल करोगे? सर आपने बताया था कि रेंट एंड रेट को बांटते हुए यानी कि स्प्रेड करते हुए हम कौन सा फेयर बेस इस्तेमाल करेंगे? फेयर बेस हम इस्तेमाल करेंगे फ्लोर एरिया। कौन सा इस्तेमाल होगा? फ्लोर एरिया इस्तेमाल होगा। तो अब ये जब फ्लोर एरिया इस्तेमाल होगा तो फ्लोर एरिया आप देखिए तो असेंबली के पास कितना है? 1000 का, फिनिशिंग के पास 500 स्क्वायर मीटर्स, स्टोर के पास 400 स्क्वायर मीटर्स, मेंटेनेंस के पास 100 स्क्वायर मीटर, और टोटल कितना बनता है? 2000 स्क्वायर मीटर। तो हम क्या करेंगे? हम रेंट एंड रेट्स को बांटेंगे। तो किस तरीके से बांटेंगे? P1 जो कि हमारा असेंबली डिपार्टमेंट है, ये असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा? टोटल कितना है? 60,000 का रेंट एंड रेट है। इस 60,000 में से इनके पास कितना, इनके सर पे कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 2000। तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कितना रेंट एंड रेट का खर्चा आ रहा है। इतना खर्चा रेंट एंड रेट्स का कौन बेयर करेगा? असेंबली डिपार्टमेंट। क्यों असेंबली डिपार्टमेंट 60,000 में से 30,000 पूरा बेयर करेगा? क्योंकि भाई 2000 स्क्वायर मीटर में से 1000 स्क्वायर मीटर भी इसने रखा हुआ है, यानी कि इसने ज्यादा एरिया रखा हुआ है। अब जिसने ज्यादा एरिया रखा हुआ है वो ज्यादा ही बेयर करेगा, 30,000। उसके बाद फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, 60,000 का कितना फ्लोर एरिया रखता है? ये तो 1000 रखता था, ये कितना रखता है? 500 रखता है, राइट? ये कितना रखता है? 500। तो मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आपका स्क्वायर एरिया है दैट इज 2000। तो कितना आंसर आ रहा है? चले बताइए, 15,000। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट 1 है जिसका नाम है स्टोर्स। टोटल रेंट एंड रेट्स का खर्चा आया था 60,000 का। इस 60,000 में से इसके पास कितना एरिया है? 400 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है, यानी कि ये 400 स्क्वायर मीटर्स डिवाइड बाय टोटल 2000 स्क्वायर मीटर्स इसके पास है। तो इसके पास कितना खर्चा आएगा? 12,000। और फिर इसी तरीके से जो S2 है जो कि आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो इसका जो भी रेंट एंड रेट का खर्चा आया था 60,000, इसके पास कितना जाएगा? जितना इसने फ्लोर एरिया लिया हुआ है। तो इसने कितना फ्लोर एरिया लिया हुआ है? 100 स्क्वायर मीटर्स आउट ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर्स। डन। तो यहां पे बताइए कितना आ रहा है? ये भी 12,000 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 400 और 3000, ओके। तो 30,000, 15,000, 12,000 और 3,000। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं? रेंट एंड रेट्स को अपोर्शन कर रहे हैं। फेयर बेस हम क्या रख रहे हैं? फ्लोर एरिया। और ये जो फेयर बेस हम फ्लोर एरिया अपने पास यहां पे रख रहे हैं, तो ये किस हिसाब से हमारे पास यहां पे आई? पहले आई 30,000, दूसरी आई 15,000, तीसरे की आई 12,000 और चौथे की आई 3,000। अगर आप इन सब का भी टोटल आज भी निकाल लें तो इन सब का टोटल भी 60,000 ही बनेगा। तो रेंट एंड रेट्स को भी क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया गया, क्योंकि रेंट एंड रेट्स एक कॉमन कॉस्ट है, हर डिपार्टमेंट की आनी थी। तो अब बांटें कैसे? बांटेंगे ऐसे कि जिसके पास ज्यादा एरिया था उसके पास ज्यादा चली गई, जिसके पास कम एरिया था उसके पास
कम चली गई। फिर अगला ओवरहेड देखते हैं। अगला ओवरहेड कौन सा है? अगला ओवरहेड है हीट एंड लाइट। याद रखिएगा, हीट एंड लाइट, अगर सवाल में फ्लोर एरिया गिवन हो तो हमेशा वो फ्लोर एरिया पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि पावर यूजेज की तरफ मत देखिएगा। पावर यूजेज की तरफ तभी देखिएगा जब पावर गिवन हो सवाल के अंदर, वरना यूजुअली आपके सवालों में नहीं होता। ये मैंने एक अलग बुक से अपना सवाल डाला हुआ है, तो इसके अंदर आपका ये गिवन है वैसे। अच्छा भाई, तो अब क्या होगा या किस तरीके से काम होगा हम लोग देख लेते हैं। तो भाई अब हीट एंड लाइट का टोटल खर्चा कितना आया है? 15,000 आया है। चलो भाई, अब आप लोगों ने मुझे डायरेक्टली जल्दी जल्दी से बताना है, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे वर्किंग की जगह कम है। तो हमें कहाँ वर्किंग करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए वर्किंग, चलो अभी तो यही कर लेते हैं दूसरे कलर से, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। हमारे पास एक P1 है जो कि असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक हमारे पास चलो पहले असेंबली डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हीट एंड लाइट का टोटल खर्चा कितना है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय, इनके पास स्क्वायर एरिया कितना था? इनके पास स्क्वायर एरिया था 1000 का, राइट? मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ जाएगा 7500। ठीक है, अब एक बच्चे ने डायरेक्टली आंसर निकाल के बता दिए, उसको ये बात समझ आ गई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। फिर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 था जिसका नाम था फिनिशिंग, जिसका हमारे पास आंसर आ रहा है 3750। फिर उसके बाद हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट 1 है जिसका नाम स्टोर्स था, उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3000। और फिर इसके बाद हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है जो कि S2 है जिसका नाम था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर हमारा हीट एंड लाइट का कितना खर्चा रिकॉर्ड होगा आके? 750। तो ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। और हीट एंड लाइट को जब हम अपोर्शन कर रहे थे तो कौन सा फेयर बेस रखा था? फ्लोर एरिया हमेशा यही रखा जाएगा। कितना कितना बताया था? 7500, 3750, 3000, 750, राइट? यहां तक बात समझ आती, ये वाली बात क्लियर होती, तो ये भी हम लोगों ने एक और ओवरहेड को भी रीअपोर्शन कर लिया। एलोकेशन के अंदर क्या किया करते थे? स्पेसिफिक कॉस्ट को बांटा करते थे। अपोर्शनमेंट में क्या करते हैं? कॉमन कॉस्ट को स्प्रेड करते हैं। लेकिन अपोर्शनमेंट के अंदर कॉमन कॉस्ट को स्प्रेड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फेयर बेसिस इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? फेयर बेसिस इस्तेमाल करते हैं, फेयर बेसिस इस्तेमाल करते हैं, फेयर बेसिस इस्तेमाल करते हैं, राइट? उसके बाद फिर अगला ओवरहेड देखें, तो अगला ओवरहेड आपको यहां पे गिवन है 18,000 का पावर। अब ये पावर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? या तो किलोवाट सवाल के अंदर गिवन हो, अगर किलोवाट्स नहीं गिवन तो फिर आप पावर यूजेज इस्तेमाल करते हैं। तो पावर यूजेज अगर आप देखिए तो पावर यूजेज जो है वो 55% किसके पास है? असेंबली इस्तेमाल करती है आउट ऑफ 100, 35% फिनिशिंग डिपार्टमेंट, 5% स्टोर्स और 5% मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पावर इस्तेमाल करती है। तो पावर का टोटल खर्चा कितना है? 18,000। मैं यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। P1 यानी कि असेंबली डिपार्टमेंट, टोटल पावर का खर्चा कितना है? 18,000। इस 18,000 का कितना परसेंट ये इस्तेमाल कर रहे हैं? 55%, और डायरेक्टली 50%, सॉरी हाँ 55%। तो बताएं कितना आ रहा है? 9,900, 9,900। जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है जो कि आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, वो इस 18,000 में से कितना परसेंट इस्तेमाल की उन्होंने पावर? उन्होंने इस्तेमाल करी 35%। तो 35% बच्चे ने मुझे बताया कितना आया? 6,300, ठीक है। और फिर इसी तरीके से S1 डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट होता है, उसने, जो कि हमारा स्टोर्स था, उसने इस $18,000 का कितना परसेंट पावर यूजेज करा था? 5% करा था, और वो कितना आया था? 900। और तीसरे वाले ने भी 5% ही करा था जो कि S2 था जिसका नाम मेंटेनेंस था, तो उसका भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल टू 900। तो 9,900, 6,300 एंड 900, 900। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पावर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पावर, फेयर बेस पावर यूजेज। अगर सवाल के अंदर किलोवाट्स गिवन होते हैं, या तो किलोवाट्स गिवन होंगे या पावर यूजेज गिवन होगी, सही है? ऐसा नहीं है कि दोनों गिवन हो, तो आपको कभी भी एग्जामिनर गलत सवाल नहीं देगा, गलत सवाल का गलत जवाब ही होता है, तो वो कोई ना कोई एक ही चीज देगा हमेशा आपको। तो पहले का आया था 9,900, दूसरे का आया था 6,300, सर्विस डिपार्टमेंट का 901 का, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी 900 ही पावर का यूजेज आया था।
डन होती है बात यहां तक। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। सवाल ये उठता है कि अब आप सब लोग मुझे लिख के बताएंगे चैट बॉक्स पे कि इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी का फेयर बेस क्या होना चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी का फेयर बेस क्या होना चाहिए? नेट बुक वैल्यू, बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। P1, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ P2, तो आपको पता होगा P1 कौन सा है, P2 कौन सा है, S1 एंड S2। ठीक है, तो यहाँ पे है 8000। 8000 का हम निकाल लेते हैं, ये 50% है, ये 30% है, 15 है, ये 5% है, क्योंकि टोटल 100 आ रहा है, इस वजह से ऐसे परसेंटेज में निकाल सकते हो, बट गलती नहीं करना, तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। 50,000 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है, 4000। फिर उसके बाद 8000 का 30%, यानी 30/100 इज इक्वल टू 2400। अब कोई बच्चा ऐसे सवाल नहीं करेगा सर पहले तो आपने 50,000 लिया था, अब आप खाली 50 ले रहे हैं या 30 ले रहे हैं, प्लीज। हाँ, ये अब ये अगर सवाल करते हो तो फिर बस मैं सब तोड़ तोड़ दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सही है। उसके बाद फिर कितना है, 15 डिवाइड बाय 100। फिर तो फायदा ही नहीं होगा ना पढ़ाने का, फिर क्या इतना मेहनत करके पढ़ाने का फायदा यार। और उसके बाद फिर ये S2 को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि साफ साफ यहाँ पे आ जाए। S2 8000 into 5 divided by 100 and that is 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ऐसा ही है हमारे पास। ठीक है, मैंने ऊपर इक्विपमेंट क्यों लिखा है, ये डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट तो नहीं थी ना, ये भी डेप्रिसिएशन मशीनरी की ही डेप्रिसिएशन थी ना। ठीक है, तो इसको बेटा बस ये देख लेना, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये भी मशीनरी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मशीनरी ही थी, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये अलग अलग चीजें नहीं थी, ये सेम ही बात है। ठीक है, अच्छा भाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनके आंसर्स कैलकुलेट कर लिए थे। 4000, 2400, 1200, 4000। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक छोटी सी मुझे हेल्प करनी है, हर डिपार्टमेंट का टोटल कर लीजिए। असेंबली का कुछ बच्चे टोटल कर लें, कुछ बच्चे फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल कर लें, और कुछ बच्चे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टोटल कर लें। तो मुझे बताइए कि टोटल आंसर कितना आ रहा है। सबके टोटल निकाल लीजिए, मैं जब तक इसके कॉलम सही कर लेता हूँ, ये बड़े बन गए थे थोड़े से। ठीक है, तो आप लोग जब तक टोटल आंसर्स निकालिए, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जब तक। अरे शिट, एक भी तो नीचे भी आएगा ना। अच्छा भाई, तो ये मुझे बताया बच्चे ने, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी बातें। 83,900 असेंबली डिपार्टमेंट का टोटल है। फिर 47,450 फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल है। 46,600 स्टोर्स का है। और उसके बाद 43,550 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टोटल है। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम क्या देते थे हम लोगों ने, क्या सीखा था, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे कि अभी इसको नाम क्या देंगे हम लोगों ने, क्या कैलकुलेट कर लिया है अभी तक। स्टेप 1 और स्टेप 2 कैलकुलेशन हुई है ना। देखो अभी हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स कैलकुलेट करे हैं बेटा, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। नहीं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं बोलेंगे। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड किसको बोलते थे, याद करो, जब रीअपोर्शनमेंट हो जाती थी, जब स्टेप नंबर 3 हो जाता था। अभी तो हम लोगों ने कौन से स्टेप्स करें, खाली स्टेप 1 एंड स्टेप 2 करे हैं, तो क्या बोलेंगे, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स।
क्लियर हुई बात? अभी समझ आई? तो जो बच्चे बजट प्रोडक्शन बोल रहे थे उन्हें लगा कि हमने कंप्लीट बना लिया, लेकिन इस सवाल के अंदर ही उसने ये बोला था कि एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड बना लीजिए, रीअपोर्शनमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन देता है। अब एक ही दिन में मैं अगर वो भी करवाऊं ना साथ साथ तो कंफ्यूज हो गए। इस वजह से पहला ये वाला ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो इसको हम बोलते हैं एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। बात समझ आई? अब बताओ कि अभी तक ये ओवरहेड बैलेंस शीट आपने दो स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, तीसरा वाला स्टेप जो है, नहीं वो तो इस सवाल में नहीं दिया हुआ ना कि रीअपोर्शनमेंट कैसे की जाएगी। लेट सपोज अब हम लोगों ने ये एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड्स कर लिए। अब हम बोलता है, हमें एग्जामिनर बोलता है, मैं यहाँ पे इधर क्वेश्चन के अंदर अब मैं एक एडिशन करने वाला हूं। एग्जामिनर हमें बोलता है री अपोर्शन ओवरहेड्स S1 70%, या चलो इसको एक काम करते हैं अभी हम, मुझे जरा वैल्यूज दिखाओ, मुझे वैल्यूज अगर दिख जाए एक दफा, 0 0 0, ओके ओके। बोलता है कि रीअपोर्शनमेंट कर लीजिए, ओवरहेड्स की रीअपोर्शनमेंट कर लीजिए, जो S1 है, जो भी S1 के टोटल, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बोलता है कि जो आपका P1 डिपार्टमेंट है उसके अंदर S1 का 50% चला जाएगा, और जो P2 डिपार्टमेंट है उसके अंदर बाकी का 50% S1 का चला जाएगा। और S2 बोलता है, वो भी सेम बात करता है कि जो P1 के अंदर है वो तमाम का तमाम मेरा 50% ओवरहेड P1 को दे देना, और P2 को भी मेरा 50% ओवरहेड दे देना। ऐसे हमने रीअपोर्शनमेंट करनी है, ऐसे हमने क्या करनी है, रीअपोर्शनमेंट करनी है। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा रीअपोर्शनमेंट करने के अंदर। तो अब हम करते हैं स्टेप नंबर 4। चलो, स्टेप नंबर 4, जिसका नाम है रीअपोर्शनमेंट। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने ऐसे लिखना है यहाँ पे S1 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, सबसे पहले आपने आना है और आपने यहाँ पे आके देखना है S1 S2 और यहां तक। मैं जरा ये लाइंस खींच लूं, यार ये मैंने फिर गलत किया ना, मिटा के फिर नीचे दोबारा से खींचनी पड़ती है। चलो, अब आपने ये देखना है कि S1 के टोटल ओवरहेड्स हैं कितने। कुछ भी नहीं करना रीअपोर्शनमेंट, भाई रीअपोर्शनमेंट आसान है, लेकिन रीअपोर्शनमेंट के डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। मैं सबसे आसान वाला मेथड अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके 3 मेथड्स होते हैं, तो हम लोग 3 में से आज एक पहला मेथड कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको बता दूंगा इस मेथड का नाम क्या है। चलो भाई, आपने सबसे पहले तो ये देखना था, आपने सबसे पहले ये देखना था, सुनिएगा जरा, ये स्टेप 3 है, हाँ सॉरी, 4 तो अभी हमने करा ही नहीं दूर दूर तक, स्टेप नंबर 3, सॉरी। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि स्टोर्स की टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, 46600। इस 46600 को बांट दें किसके अंदर, इस 46600 को आप बांट दीजिए P1 और P2 के अंदर 50-50%। तो बताइए इसका 50% कितना होता है, 46600। बांटिए जरा, इसका 50% निकाल के बताइए। 23300 और 23300, और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बताइए जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 43550। अब हम यहां पे लिखते हैं S2 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब इनको भी 50-50% बांट दीजिएगा, 21775, 21775, और बात खत्म। इसका टोटल आंसर कितना आएगा, नील। इसका टोटल आंसर कितना आएगा, नील। इसका आंसर आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने के लिए याद रखिएगा, एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स प्लस दिस, इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके बताइएगा। तीनों को अगर प्लस करके नहीं बताओगे तो गलत आंसर बताओगे मुझे, सही है। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
तो कितना बताया, 2, ये इतने सारे, अच्छा सही है, 2, सॉरी 1 2, ओके, 1 2 8 9 7 5 और 9 2 5 2 5। ये आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये आप लोगों ने सबसे मेन चीज कैलकुलेट कर ली, जहां से आपका स्टेप नंबर 4 शुरू हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपके बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये आपके क्या है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। अच्छा, अब आपने जब यहां तक कर लिया, ये बात याद रखिएगा कि ये जो अभी हम लोगों ने मेथड करा था, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये जो होती है ना रीअपोर्शनमेंट, यहां पे मैं जरा लिख रहा हूं एक बात और, बातें बहुत हैं यार, क्या करें। रीअपोर्शनमेंट, तुम लोगों को भी लगता होगा मेरा कोई घर बार नहीं है ना, सही बात है, ऐसा ही। अच्छा, तो रीअपोर्शनमेंट के अंदर तीन टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डाउन मेथड, और एक होता है रेसिप्रोकल मेथड। अभी हम लोगों ने कौन सा मेथड करा है, डायरेक्ट मेथड करा है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, हाँ बाद में ही करेंगे, बस ये सिर्फ डायरेक्ट मेथड जो हमने करा है वो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड के अंदर ये होता है कि जितने भी सर्विस सेंटर्स होंगे वो अपनी तमाम कॉस्ट को डायरेक्टली कहाँ स्प्रेड कर देंगे, कॉस्ट सेंटर्स के अंदर कर देंगे। सर्विस सेंटर आपस में कुछ भी कॉस्ट को नहीं बांटेगा, यानी कि जितनी भी सर्विस सेंटर S1 के अंदर, जितनी भी कॉस्ट S1 के अंदर आई थी वो तमाम के तमाम बांट दी जाएगी कहाँ पे, आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और इसी तरीके से जो आपकी सर्विस सेंटर 2 के अंदर भी कॉस्ट आई थी वो भी तमाम की तमाम कहां बांट दी जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बांट दी जाएगी। ये आपस में कुछ भी नहीं बांटेंगे। देखो इस 46600 का इसने कुछ भी नहीं लिया, और इसी तरीके से 43550 का S1 ने कुछ भी नहीं लिया। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं कि डायरेक्टली ये क्या होता है, ये अपनी कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं या अपनी कॉस्ट को बांट देते हैं, किसके अंदर, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जिसको आगे जाके मैं बड़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा भी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो आप सवाल को देख के पहचान जाएंगे कि डायरेक्ट का सवाल है, स्टेप डाउन का सवाल है, या रेसिप्रोकल का सवाल है। सही है। ये रेसिप्रोकल या फिर इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं, तो मैंने इसका दूसरा नाम नहीं लिखा, जिसके बारे में हम आगे जाके जरूर बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे, यानी कि फ्राइडे की क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। और आज बहुत छोटी सी बस हमने क्लास लेनी थी जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सब मेरे साथ साथ कॉपी भी कर लिया होगा, कॉपी नहीं किया होगा तो तस्वीर खींच ली होगी, कुछ तो कर लिया होगा। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ से स्टार्ट की थी बात करना कि ये कॉस्टिंग मेथड्स, और अभी कॉस्टिंग मेथड के अंदर हमने खाली एब्जॉर्प्शन पढ़ा, और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी अभी हमने खाली 3 स्टेप करे। तो अभी कॉस्टिंग का बहुत बड़ा पार्ट आपका रहता है, जो कि आहिस्ता 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 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो सारी चीजें आपके सामने, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। जो क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।